स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में। दृष्टि आईएएस की इस नई पहल के जरिए हम अंग्रेजी अखबारों और अंग्रेजी मैगजीन्स के चुनिंदा आर्टिकल्स का सारांश आप तक हिंदी ऑडियो फॉर्मेट में पहुंचाएंगे। अगर आप किसी भी वजह से अंग्रेजी अखबारों के एडिटोरियल्स या मैगजीन्स के चुनिंदा आर्टिकल्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम सुनकर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आज जिस अंग्रेजी आर्टिकल का सारांश हम पेश कर रहे हैं वो है लाइव मिंट में प्रकाशित लेख द पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस यानी प्रगति का विरोधाभास। यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं इस लेख में क्या है खास। तकनीक का विकास, इसका उपयोग और दुरुपयोग हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। इस बहस में संतुलन बनाना अक्सर टेढ़ी खीर रहा है। यह बहस उस बिंदु पर आकर अटक जाती है कि क्या प्रगति के नाम पर सामाजिक विकास एवं सौहार्द की बलि चढ़ाना उचित है। यह आलेख कुछ ऐसे ही बिंदुओं की चर्चा पर आधारित है। आइए आलेख की शुरुआत प्रसिद्ध रचनाकार रहे चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास के एक छोटे से संदर्भ से करते हैं। 18वीं सदी में यूरोप के पुरातन व्यवस्था के खिलाफ क्रांति की लहर के दौरान इंग्लैंड और फ्रांस के लोगों की मनोभावना को चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास अ टेल ऑफ टू सिटीज में प्रकट किया गया है। उस समय के विरोधाभास को उपन्यास में इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया कि यह सबसे अच्छा समय था, यह सबसे बुरा समय था। जनवरी 2017 में यूएस नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक है पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस यानी प्रगति का विरोधाभास। इस रिपोर्ट के अनुसार आज का विरोधाभास यह है कि जहां मानव सभ्यता ने इतिहास के कुछ सबसे अच्छे दशक देखे हैं और जहां अरबों लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं, वहीं कई देशों में अराजकता बढ़ती ही जा रही है। जहां लोगों को निर्धनता से मुक्ति मिली और इतिहास में सबसे अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वहीं जनता उदार लोकतांत्रिक विचारधारा के विरुद्ध खड़ी हो रही है। जबकि पिछली आधी सदी की उपलब्धियों का श्रेय इसी विचारधारा को दिया जाना चाहिए था। मानव समाजों में अड़चन पैदा करने का कभी भी कोई एक कारण नहीं होता। चार्ल्स डिकेंस जैसे उपन्यासकार और इतिहासकार हमें उन शक्तियों को परखने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिन्होंने हमारे समाजों को आकार प्रदान किया है। समाज के अंदर की गहरी शक्तियों को परखते हुए दार्शनिक प्रायः भविष्य के प्रति चिंता प्रकट करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल ने 1949 में प्रकाशित अपने उपन्यास 1984 में चेतावनी दी थी कि सरकारें प्रौद्योगिकी का प्रयोग नागरिकों की निगरानी व नियंत्रण के लिए करेंगी। उनके भी पहले वर्ष 1932 में अपने उपन्यास ब्रेवो न्यू वर्ल्ड में एल्डस हक्सले ने एक ऐसी मनहूस यानी डिस्टोपियन दुनिया का आभास कर लिया था जहां प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और नागरिकों के मन को मंथर गति प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इस दुनिया में नागरिक उपभोक्ता के रूप में अधिक बदल जाएगा और प्रौद्योगिकियों के ठेकेदार इन उपभोक्ताओं को आसानी से फुसला सकेंगे। हम जानते हैं कि जटिल रसायनों का सृजन कई घटकों के संयोजन से होता है। यहाँ उत्प्रेरक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जो स्वयं समीकरण का अंग नहीं होते हुए भी जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं में तेजी ला सकता है। इसी प्रकार सामाजिक अशांति की उत्पत्ति निराशाजनक आकांक्षाओं, अन्याय के विरुद्ध आक्रोश और प्रशासनिक संस्थाओं की अनुपयुक्तता के संयोजन से होता है। प्रौद्योगिकी तटस्थ रहते हुए भी एक शक्तिशाली उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है जो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की उत्तेजना को तेज कर देता है। वर्तमान में डिजिटल प्रौद्योगिकियां ऑरवेल और हक्सले की कल्पनाओं से भी परे जाकर उन्नत हो चुकी हैं। कंप्यूटर, इंटेलिजेंट मशीन और रोबोट जल्द ही मानव को लगभग हर कार्य में स्थानापन्न कर देने की क्षमता पालेंगे। नीति निर्माताओं के लिए ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि इस परिदृश्य में फिर मानव क्या काम करेगा और कैसे पैसे कमाएगा जिससे इन मशीनों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं व सेवाओं का लाभ ले सके। इसके अतिरिक्त इंटरकनेक्टेड डिजिटल डिवाइस के इस युग में मानव क्या कर रहा है या यहाँ तक कि क्या सोच रहा है, इसका भी कॉरपोरेशनों व सरकारों द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है। ऑरवेल और हक्सले मानवीय स्वतंत्रता के पैरोकार थे। दोनों ने चेतावनी दी थी कि यदि समाज सचेत नहीं रहा
तो प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव को उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर देने के लिए किया जाएगा। ऑरवेल की विशेष चिंता राजनीतिक स्वतंत्रता की हानि को लेकर थी। वहीं हक्सले की गंभीर चिंता यह थी कि मानव अपनी व्यक्तिगतता और स्वयं के बारे में विचार कर सकने की स्वतंत्रता खो देगा। डिजिटल और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तेज प्रगति के इस युग में इन विचारकों की चिंता सच होती दिख रही है और इन सभी ने लोकतांत्रिक समाजों पर गहरा असर डालना प्रारंभ कर दिया है। सर्वप्रथम इन प्रौद्योगिकियों के कारण राज्यों व अन्य घटकों को निगरानी की शक्ति प्राप्त हो गई है, जिससे नागरिकों की गोपनीयता में घुसपैठ हो रही है। दूसरी चिंता अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर है, जिसका दुरुपयोग ट्रॉल्स, हेटमोंगर्स जैसे साइबर अराजक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर एक असभ्य समाज के सृजन में हो रहा है। तीसरा, यह चिंता बढ़ती जा रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैनेजरों द्वारा प्रयोग किया जा रहा एल्गोरिदम नागरिकों की सुनने की आज़ादी में छलपूर्वक हस्तक्षेप कर रहा है। कुशल एल्गोरिदम प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे से जानता है। वह लोगों को उन उत्पादों के विज्ञापन और विचारों व खबरों की ओर आकर्षित करता है जिस रुचि को उन्होंने लाइक के जरिए प्रकट किया। सोशल मीडिया एल्गोरिदम की दक्षता विज्ञापन दाताओं व विक्रेताओं और राजनीतिक प्रचारकों के लिए वरदान की तरह है। निस्संदेह एल्गोरिदम की दक्षता ग्राहकों के जीवन को आसान भी करती है। उन्हें अपनी इच्छा के उत्पाद के लिए अधिक सर्च नहीं करना पड़ता। समस्या यह है कि जब लोग अधिक से अधिक एक ही प्रकार के होने लगते हैं तो वे फिर उन लोगों से अधिक अलगाव रखने लगते हैं जो उनसे अलग सोच रखते हैं। वे फिर एल्गोरिदम द्वारा उनके लिए तय कर दिए गए खांचे से बाहर नहीं झांकते। इस प्रकार सोशल मीडिया समाजों में एक विभाजन को गति दे रहा है, जबकि बढ़ते वैश्वीकरण के साथ हमें सामंजस्यपूर्वक साथ जीने की कला को सीखना था। इंटरनेट का विरोधाभास यह है कि सैद्धांतिक रूप से इसे मानव स्वतंत्रता में वृद्धि करनी चाहिए, जहां लोग कहीं भी किसी को भी सुनने में सक्षम हो सकें। किंतु व्यवहार में इसने सरकारों व प्रौद्योगिकी ठेकेदारों की शक्ति में वृद्धि कर दी है कि वे कहीं भी किसी पर भी नजर रख सकते हैं। इधर दूसरी तरफ लोग अलग विचार के लोगों को सुनने की अपनी क्षमता खोते जा रहे हैं। हक्सले ने भय जताया था कि एक ऐसी दुनिया में लोगों की मानवता कम होती जाएगी। निष्कर्षतः प्रौद्योगिकी न तो समाधान है और न ही वह समस्या है जिसने विश्व में वर्तमान असहिष्णुता को जन्म दिया है। यह एक उत्प्रेरक है और इसमें असीम क्षमता है। अशांति के कारक किसी समाज के मन में गहनता से दबे होते हैं। डिकेंस ने कहा था कि जब कुछ लोग इसे अपने लिए सबसे बेहतर समय मानते हैं क्योंकि वे वैश्वीकरण के प्राथमिक लाभार्थी हैं और अन्य अपनी गरिमा की रक्षा में असफल रहते हैं और उनके साथ अन्याय होता है, तब उथल-पुथल की स्थिति बनती है। समाधान यह है कि वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक शासन की संस्थाओं का और विकास किया जाए। यही फ्रांसीसी क्रांति का भी अधूरा एजेंडा है और सभी भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के शांतिपूर्ण मार्च का भी। भारत के विकास एजेंडे को सरकार और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण भर से बहुत आगे की यात्रा करनी चाहिए। गांवों व शहरों में संस्थानों की स्थापना प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी के लिए होनी चाहिए। महत्वाकांक्षी भारत पद पर एक रूढ़ उक्ति बनकर रह गया है। भारतीय युवाओं को सिर्फ स्मार्टफोन नहीं चाहिए, अपितु कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व और आदिवासी क्षेत्रों तक वे गरिमापूर्ण कार्य अवसर और अपने समुदायों के प्रति सम्मान चाहते हैं। प्रौद्योगिकी भारत को एक सूत्र में नहीं बांधेगी, बल्कि विविध व विरोधी विचारों को सुनते हुए और उनके प्रति सम्मान रखते हुए हमें ही एक सूत्र में बंधना होगा। आइए अब नोट करते हैं इस आलेख से जुड़ा हुआ सवाल। सवाल है कि वर्तमान प्रौद्योगिकी उन्नयन के युग में हम एक दूसरे से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। कथन की समीक्षा कीजिए। दृष्टि आईएएस के YouTube चैनल पर अपलोड हो रहे ऑडियो आर्टिकल के लेटेस्ट एपिसोड अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक नया आर्टिकल अपलोड होते ही इसकी सूचना पहुंच जाए।